बुनियादी तौर पे वही अपने हलकों में और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे जो गैस के कनेक्शन हैं उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन गैस नहीं दस्तियाब और फिर नए कनेक्शन भी रोक दिए। इस वजह से उनको ये शायद उनके जहन में तासुर जा रहा है कि हमाद असद जानबूझ के मेरी फाइलें रोक रहे हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं थी। हमाद असद ने मुतमईन करने की कोशिश की कि 12 अरब डॉलर हम LNG ले रहे हैं, लोकल प्रोडक्शन हमारी 2 अरब है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। गैस ही नहीं है तो हम दें कहाँ से। मुतमईन करने की कोशिश की, नहीं हुए। इवन उन्होंने कहा कि मैं वोट ही नहीं देता, उठ के बाहर चले गए। लेकिन अब वो कहते हैं मैं चाय भी नहीं गया था। कुछ ही देर बाद उनको वापस लाया गया। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर से दोबारा उनकी फिर मुलाकात हुई चैम्बर में और वहाँ भी कुछ बातें हुई। इवन जब वो रिपोर्टिंग हो रही थी, रिपोर्टिंग देख रहे थे, तो उन्होंने उसके बाद मीडिया से आके टॉक करने की बात की। इसके बाद आज देखें ना, नूर आलम खान ने भी बात की, बड़ी समझदारी से बात की। किसी ने यह भी कहा कि हमारे पास ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि डू मोर वाली बात, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात करते हैं। किसी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पास ऐसे है कि हम इन्हें कैश नहीं कर सके। नूर आलम ने कहा कि डिफेंस की कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये फाइनेंस बिल ला रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेट बैंक को इख्तियार देने का मतलब ये नहीं है कि हम दफाई इदारों के हवाले से गफलत बरते। हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस बात पर। यह वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है, ये उन्होंने वादे कर दिया। नूर आलम को भी जवाब मिल गया। आज अहम इत्तेहादी जो कि इस बजट का मामला ईवान में आने से पहले राजी थे, लेकिन चौधरी सालिक हुसैन साहब वो क्यों नाराजगी में चले गए वज़ीर आज़म चैम्बर से? बिल्कुल बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है। प्राइम मिनिस्टर चैम्बर में उस वक्त CM भी मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे और यही चल रही थी खबरें। एकदम जो मीडिया में चलना शुरू हो गई कि पार्लियामानी पार्टी के अंदर जो बातें हुई। उसके बाद चौधरी सालिक को बुलाया गया। बाहर जो मौजूद थे सिक्योरिटी वाले, शायद उनकी पहचान में कोई ताख़ीर हुई। उन्होंने कुछ देर रोका उनको कि आप वेट करें, मीटिंग चल रही है। उसके बाद बिल आखिर उनका जब्त टूटा और उन्होंने कहा कि मुझे खुद बुला के और यहाँ पे मैं इंतज़ार करवाने, और वो नाराज़ होके ही चले गए जब बार बार उन्हें रोका गया। या पहचानने में मुश्किल थी या फिर कोई ऐसा मामला था। बहरहाल कोशिश की लोगों ने रब्ता करने की। आमिर डोगर को बाद में कहा गया। सिद्दीक जान साहब की जानिब जाते हैं टिक्का साहब। सिद्दीक जान साहब, जूं इंतखाबात का मौसम करीब आ रहा है, बल्दियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं, हाल ही में KP में शिकस्त भी हुई। सिद्दीक जान साहब, आपको क्या लग रहा है, कोई पत्ते झड़ने का मौसम आ रहा है कि अपने करीबी लोग भी आंखें दिखा रहे हैं? देखिए, अभी तो ये आप समझें कि सिर्फ बयानात की हद तक है, धमकी की हद तक है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त एक मुल्क के अंदर एक ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि हुकूमत के बहुत से लोग भी, ज़ाहिर है, जो एक परसेप्शन बनी रहती है मीडिया के ऊपर, बार बार खबरें आती हैं। अब आपको पता है एक नई मीठी गोली दी गई अपोजिशन को। उन्होंने अपने अरकान को कहना उस चेंज के लिए हम जा रहे हैं फरवरी में। तो इस सारी सूरत हाल में और फिर एक चीज़ तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ख़तरनाक है और ये पहली मरतबा हो रहा है, इससे पहले हमने नहीं देखा। पहले चाहे वो आप देखें कि इससे पहले KPK में हुकूमत थी, इमरान खान साहब चेयर करते थे मीटिंग्स को, या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मीटिंग्स को चेयर कर रहे हैं। पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि बराह रास्त इमरान खान साहब के खिलाफ लोग खड़ा होने शुरू हो गए, बयान देना शुरू हो गए। और इस पे हम पहले भी बात करना चाह रहे थे और इस पर हम तफसील से बात भी करेंगे कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन किया एज ए चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो इन्होंने पार्टियां डिसॉल्व की और नए अहदेदार बनाए, उसके ऊपर पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तराब है, मुखालफत है पार्टी के अंदर। और इस बार पहले ग्रुपिंग होती थी, यानी एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, एक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है, कहीं बैसत उमर कहीं खड़े, कहीं कोई और खड़ा है। ये इख्तलाफात पार्टी के अंदर चलते रहते थे, लेकिन सबका इमरान खान साहब के ऊपर कंसेंसस था। इमरान खान साहब को कोई चैलेंज नहीं करता था, उनके फैसलों को कोई चैलेंज नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। और अभी जो इन्होंने तंजीमात बनाई हैं, उहदे दिए हैं, जैसे पंजाब के अंदर यानी शफकत महमूद साहब को सदर बनाया, सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाया राजा यासर हुमायूं को। अच्छा, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर तो पार्टी के अंदर बहुत उनको वहां वेलकम किया गया और पार्टी के अंदर कहा जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा पार्टी को। उनकी तो बहुत ज्यादा, जितने भी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छा डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर का। बल्कि ये भी बताया जाता है कि जब उस्मान बुज़दार साहब को अनाउंस किया गया, उससे पहले राजा यासिर हुमायूं साहब को वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाने पर गौर था और एक वक्त ऐसा भी आया था। ये बताइए कि आज का जो वाकया हुआ है, क्या ये वाकया साबित कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि KP में और पंजाब में ये वज़राए आला क्यों लगाए गए, जो साबका अदवार में, जो साबका दौर में जब परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे, तो क्या इमरान खान साहब को वाकई परेशानी का सामना करना पड़ता था?
देखिए, ये जो इमरान खान साहब का फैसला था उस्मान बुज़दार साहब को लगाने वाला, और वो बार बार अपने फैसले पे खड़े रहे। मैंने हमेशा इस पे ये कहा कि देखें, उस्मान बुज़दार को जब इमरान खान कहते हैं कि वसीम अकरम प्लस है, तो अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो भी क्रेडिट इमरान खान साहब का होगा, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो भी उसका खुमियाजा और कीमत इमरान खान साहब ही अदा करेंगे। मैं पिछली बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर इस चीज़ पे आता हूँ कि शफकत महमूद साहब को जो बनाया गया, उनका एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है। देखिए, अगर आपने पार्टी को मुनज़्ज़म करना है तो आपने कारकुनान को टाइम देना है, तो उनका ये टेम्परामेंट नहीं है कि वो इस तरह से कारकुनान को मिले। यानी इससे पहले एजाज चौधरी साहब थे, एजाज चौधरी साहब के ऊपर बहुत से एतराज़ात पार्टी के अंदर से उनके ऊपर इसलिए होते हैं कि उनका ज़रा माइंड सेट आपको पता है, ज़रा वो इस्लामिक माइंड के हैं, और जो एक लिबरल ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा उनकी मुखालफत करता है। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के गिर्द भी जो ग्रुप है वो वही है जो लिबरल और सेकुलर किस्म का ग्रुप है, वो इन्फ्लुएंस रखता है। उनको हटा दिया गया, उनकी जगह शफकत महमूद साहब ले। शफकत महमूद साहब नहीं मिल सकते कारकुनान से, वो पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते। फिर आप साउथ पंजाब पे आ जाए, साउथ पंजाब में आपने खुसरो बख्तियार साहब को बना दिया। उनका क्या ताल्लुक है तहरीक इंसाफ की तंजीम के साथ, उनका क्या ताल्लुक है कारकुनान के साथ? ये जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसले किए हैं, मेरा इसके ऊपर जो मेरा तजिया है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ अगले 1-1.5 साल में अपनी नंबर गेम इंटैक्ट रखने के लिए ये फैसले किए हैं। यानी शफकत महमूद साहब को बना दिया, उधर खुसरो बख्तियार साहब को। इसका मकसद कहीं पर भी हमें पार्टी को मुनज़्ज़म करना नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये आप सिंध में देखें ना, कल भी हमने प्रोग्राम में बात की सदीक जान साहब, सिंध में आवाज़ें उठ रही हैं, और अब जो जैदी साहब को ये अहम ओहदा दे दिया गया, और उसके बाद वो पार्टी को जिस अंदाज में चला रहे हैं, तो पार्टी के जो पुराने नजरियाती लोग हैं वो उठ खड़े हुए। तो टिक्का खान सानी साहब, आप तो तहरीक इंसाफ को एक दहाई से कवर कर रहे हैं, आपने तहरीक इंसाफ की कभी ऐसी कंडीशन देखी थी जो आज है? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जो कि खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात के बाद ही सब ने सोच लिया था कि पार्टी की पोजीशन बहुत कमज़ोर है, और बुनियादी तौर पर हुकूमत के फैसलों की वजह से कमज़ोर है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, KP में हुकूमत है, GB में हुकूमत है। इस वक्त लार्जर पार्टी बन चुकी है PTI, लेकिन हुकूमत साजी की वजह से, जो माली वसाइल ना होने की वजह से मुआशी मुश्किलात हैं, बहरान की कैफियत है, उसकी वजह से डिलीवर नहीं हो सका, और लोग यकीनन नाराज़ हैं। लेकिन जो पार्टी की तंजीम साजी की गई थी सदीक जान साहब, मैं वो भी आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बड़े नाम, बड़े चेहरे जो है, ख़ास तौर पे असद सेक्रेटरी जनरल बनाए, शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने वाइस चेयरमैन बनाया। शफकत महमूद बड़ा नाम था, पीपल्स पार्टी से उस दौर से चले आ रहे हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं और कमिटेड हैं। उनको इसलिए बनाया, इसी तरह अली जैदी को इसलिए बनाया कि उनका दरीना साथी हैं। वो अली जैदी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के मिशन को समझते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊं, डॉक्टर आमिर लियाकत से हमारी बात हुई, तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने प्राइम मिनिस्टर को अपने गिले शिकवे पहुंचाए, और वो सीज फायर का ऐलान कर दिया उन्होंने। पब्लिक से बात करते हुए उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा था, और उन्होंने कहा कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर के सामने में क्या हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे रोक दिया है, सुलह नहीं होगी, PTI नहीं छोड़ूंगा, PTI वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। मीन्स कि अली जैदी के साथ उनका सीज फायर तो हो गया, लेकिन सुलह नहीं होगी। उन्होंने कहा ये फैसला गलत था, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया। परवेज खटक साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो चैम्बर में मिलने के बाद गुफ्तगू की, नाजरीन को वो गुफ्तगू भी सुनाते हैं। अंदर कमेटी रूम नंबर 2 में क्या होता रहा, उसके बाद जब उनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर से, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, नाजरीन ये देखिए। सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया, और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई, इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं हर मीटिंग में बाहर जाता हूँ। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, सर वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सर क्या कहा कि अपोजिशन को हुकूमत की दावत दे देते हैं आपसे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गई। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं, अप्रूव्ड है, वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो, हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टियाँ है, पार्टी में बातें होती हैं, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है,
गैस की स्कीम है उसको चलनी चाहिए। सर आप बात इतनी असल दिलेर है में सर, इतनी दिलेरी से आपने वहाँ पे बात की और आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है, इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यहाँ, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। प्लीज ये खबरें वापस चलिए सिर्फ इतना बता दें, हमारे अजहर से कोई इख्तिलाफात भी हैं आपके? इमरान खान वैसे ही- हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। Thank सख्त जुबान में बात नहीं हुई लेकिन बात तो हुई, इसकी उन्होंने तस्दीक की। हमाद अजहर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि मामला गैस की अवेलेबिलिटी के हवाले से है, गैस की प्राइसेस के हवाले से है। हमाद अजहर साहब का शॉर्ट सुनिए। क्या क्या सवाल फिर काने पार्लियामेंट में? क्योंकि आज हमारा गैस के हवाले से एक बिल पेश हो रहा है कि हम इम्पोर्टेड जो एलएनजी है उसको डोमेस्टिक नेटवर्क पे इस्तेमाल करें। अभी जब हम करते हैं तो हमें बेपनाह नुकसान होता है, एक कार्गो के पीछे 8-9 अरब का नुकसान होता है। तो उसके हवाले से बातचीत हो रही थी कि इसके बाद गैस की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ऑनगोइंग स्कीम्स का क्या स्टेटस है, और अलहमदुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है जिससे मैं समझता हूँ सारे मुतमईन हुए हैं। लेकिन आज कमेटी रूम नंबर 2 में सिर्फ यही नहीं बल्कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने वजीर ख़जाना की सरजनिश भी की। ये मामला क्या था? टिका खान सानी साहब ये बताइए कि ये मामला सिर्फ परवेज़ हटक और हमाद अजहर की हद तक नहीं था, वजीर ख़जाना की भी सरजनिश की गई। ऐसा क्यों हुआ? अदील बड़ाई साहब, माहौल ही ऐसा बन चुका था। अगरचे जब प्राइम मिनिस्टर ने सरजनश की परवेज खटक की तो प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट की, सबने क्लैप किया वहाँ पे और प्राइम मिनिस्टर की बात की, हौसला अफजाई वहाँ पे की गई। दूसरी तरफ मशीर खजाना भी मौजूद थे। मशीर खजाना ने जब मुख्तलिफ सवालों के जवाब नहीं दिए, महंगाई के हवाले से सवाल थे, पाकिस्तान में जो इकनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं उसकी वजह उसके ऊपर सवाल थे, लोगों के अपने हलकों के मसाइल के ऊपर सवाल थे। जब मुतमईन नहीं कर सके तो प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और आप मुझे कैबिनेट में भी मुतमईन नहीं कर सकते और आप मुझे आप पार्लियामानी पार्टी में भी मुतमईन नहीं कर सकते। असल में ये बहुत बड़ा मसला है सदीक जान साहब, ये बड़ा मसला है कि जो मिनी बजट के मामले पे खुद हुकूमती लोगों में भी क्लैरिटी नहीं थी और हमारा इंटरेक्शन हुआ वजीर ख़जाना साहब के साथ, दीगर सीनियर वज़रा के साथ, वहाँ पर खुल के बातें हुई। टॉक शोज़ में इस तरह बातें हो नहीं पाती, टाइम नहीं होता। लेकिन जो इस मिनी बजट के हवाले से सदीक जान साहब ये उस दिन बताया गया, जो ब्रीफिंग थी जर्नलिस्ट को, उसमें यह बताया गया कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जा रहा है। तासुर यह दिया गया है और खुद हुकूमत में इस तासुर को जाहिर नहीं कर सकी कि ये ऐसे लग रहा है जी कि मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 343 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं उनकी एग्जेम्पशन विड्रॉ की जा रही है। लेकिन यह बताने में बड़ी ताखीर हो गई कि ये विड्रॉ करने का मकसद क्या है। ये रिफंडेबल हैं, ये एडजस्टेबल हैं, और फिर सवाल ये आता है कि अगर ये रिफंडेबल हैं फिर ये लगाने की क्या जरूरत है। तो इनपुट पर टैक्सेस लगाकर ये रिफंडेबल होंगे, जब आउटपुट पे जाके जो इसको क्लेम करेगा तो इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन होगी। सदीक जान साहब, यही तो सबसे बड़ा मसला है। अगर आप जाएं ताजर बरादरी को बोलें टैक्स दें तो वो टैक्स ही नहीं देते। अगर आप किसी की इनकम ज्यादा है, सवाए उसकी सैलरी से कट जाए, जबरदस्ती उससे एट सोर्स डिडक्शन हो जाए, इसके अलावा तो कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। अब इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो रही है, अच्छी बात है। इसमें 343 अरब रुपए के टैक्सेस में से 200 अरब रुपए से जायद के तो रिफंड भी हो जाने हैं। लेकिन हुकूमत, आप भी समझते हैं कि इस मामले को ठीक तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर सकी, इसको डिफेंड नहीं कर सकी। आप समझते हैं कि शौकत तरीन साहब या जो पीटीआई की जो मीडिया मैनेजमेंट है, आप समझते हैं कि वहां पर ये लोग नाकाम हो गए। उसकी वजह यह है कि आज वजीर आजम को अपनी टीम के आज के सबसे अहम खिलाड़ी पर उन्होंने गुस्सा किया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में एक तो इकोनॉमी ज़ाहिर मुश्किल सब्जेक्ट है, उसको हर बंदा उस तरह से जो है वो नहीं बयान कर सकता, और इनके अपने जो लोग हैं वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते जैसे ये बता रहे हैं। और आपने भी बताया कि तकरीबन को 272 अरब रुपए ऐसे हैं जो रिफंडेबल हैं, यानी पहले उनको इस्तिस्ना था, वो टैक्स देते ही नहीं थे। अब यह है कि वो एक बार टैक्स दे देंगे, बाद में वो उनको रिफंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सके। और मसला यह है कि इस वक्त क्योंकि एक फ़िज़ा इस तरह की बनी हुई है, अपोजिशन ने भी फ़िज़ा ऐसी बनाई हुई है, फिर मीडिया ने भी फ़िज़ा ऐसी बनाई हुई है, तो पूरा एक ऐसे कि जैसे ये 343 अरब रुपए जो है
वो आम आदमी पर टैक्स लग रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और बाकी जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर तो टैक्स जो है वो 2 गुना कर देना चाहिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी ऐसे लग्जरी आइटम्स जो कि कोई कर सकते हैं अफोर्ड, तो वो बिल्कुल ले, लेकिन टैक्स पे करे। दूसरी जो बात है, मैं हैरान होता हूँ जब FBR ये दावे करता है कि जी हम जो है वो टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहे हैं, जिसका जो FBR को कवर करने वाले हमारे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि वो क्योंकि जो इंपोर्ट्स हो रही है उसके ऊपर जो इनका टैक्स होता है उस वजह से ये ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हम इस्लामाबाद की अगर बात कर लें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, वहाँ पे कार्ड नहीं चलता, वहाँ पे जो रसीद दी जाती है वो कंप्यूटराइज नहीं होती, POS मशीन्स जो हैं उन्होंने इंस्टॉल नहीं की, बिल्कुल मशीनें इंस्टॉल नहीं है। तो अगर शहर इक़्तिदार में ये नहीं हो रहा तो फिर बाकी तो आप खुद अंदाजा लगा लें। और इस हवाले से ये जरूर है कि सोशल मीडिया पे अवेयरनेस आ रही है, लोग अब जाके और उनको जब स्लिप मिलती है, जब उनको रसीद मिलती है तो वो उसको ट्वीट करते हैं, तो ये एक अच्छा मेरे ख्याल अमल है। शौकत तरीन साहब से भी आज कई सवालों जवाब हुए और पार्लियामेंट में शौकत तरीन साहब ने से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बजट के हवाले से और टैक्सेस के हवाले से क्या कहा, नाजरीन ये देखिए। ये हर दफा जब ये बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की तो वावेला शोर मच जाता है, बिकॉज सारों ने ये जो है आपस में बंदर बांट की हुई है। तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ 343 बिलियन जो है उसमें से आप 280 बिलियन अगर रिफंड ही हो जाना है और उसके बाद सिर्फ जो 71 बिलियन रह जाता है, तो इसका मतलब ये टैक्स का तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं कि उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि सेल्स टैक्स के ऊपर वो भागते हैं, वो भागते हैं कि उसके बाद उनकी इनकम जो है वो टैक्स होगी, तो वो डॉक्यूमेंट होगी। ये क्या वावेला मचा हुआ है कि जनाब तूफान आ गया है और ये मतलब पता नहीं गरीब पता नहीं किधर हो गया, क्या हो जाएगा। अरे 71 अरब रुपए और उसके बीच में जो गरीब की बात कर रहे हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, वो जब मेरी तकरीर आएगी मैं आपको बताऊंगा हमने वहाँ से रिमूव कर दिए हैं टैक्स, वहाँ वो जो है वो हमने निकाल दिए उधर में से। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लैपटॉप्स हैं, ये जो सोलर्स हैं, ये हमने निकाल दिए हैं इसमें। तो ये चीज़ नहीं है। फिर मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं, यही अलमिया है। लेकिन हम कहते हैं तब्दीली आ जाए लेकिन हमें टैक्स ना देना पड़े। और शौकत तरीन साहब जिस से मुतल्लिक कह रहे थे डबल रोटी पर, लैपटॉप्स पे, सोलर पैनल पर जो टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से जो वापस लिया है फैसला, तो बुनियादी तौर पे ये हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के मुतालबात थे जो हुकूमत ने मंजूर कर लिए।